स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया सदन के नेता के बारे में और राज्यसभा के उपसभापति के बारे में भी हमने जो है विस्तृत रूप से चर्चा की थी। तो फ्रेंड्स आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संसद के सत्रों के बारे में। ठीक है, कैसे हम संसद के सत्र का स्थगन करते हैं, कैसे उसका जो है आहूत करते हैं या सत्रावसान कैसे किया जाता है, तो उन सभी के बारे में हम जो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं कह दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर देना ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा कर रहे हैं संसद के सत्रों के बारे में। तो कह रहे हैं कि आहूत करने की हम यहाँ पे पहले बात करेंगे, यानी संसद का सत्र हम कैसे आहूत करते हैं। आहूत का मतलब जो है कैसे हम जो शुरू करते हैं। तो कह रहा है संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर सम्मन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि जो भारत का हमारा राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, समय समय पर संसद के सत्रों को जो है शुरू करता है। ठीक है, और ये कह रहा है जितने भी यानी 2 सत्र, यानी मान लीजिए एक सत्र स्टार्ट हुआ और जब दूसरा सत्र स्टार्ट होगा तो इन दोनों के बीच जो है हम जो है 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं रख सकते। ठीक है, 6 माह तो हो सकता है लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हमारा अंतर नहीं होगा। और यानी और ये कह रहा है कि जो है संसद जो होगी उसे जो है 2 बार तो यानी एक साल में 2 बार तो उसको बैठक करनी ही चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि जो है सामान्यतः हम देखते हैं कि जो है 3 सत्र हमारे संसद के होते हैं। कह रहा है बजट का सत्र, मानसून का सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, आगे करें संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान मध्य की समावधि है। सत्र के दौरान सदन के कार्यों के संचालन तो प्रत्येक दिन आहूत होता है। एक सत्र के सत्रावसान व दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समावधि को अवकाश कहते हैं। यानी मित्रों ये कहना चाह रहे हैं कि संसद का जो सत्र होता है ना और उसकी प्रथम बैठक होती है उसको उससे लेकर के जब भी संसद का जो सत्रावसान होता है तो वो संसद की जो है समावधि हम मानते हैं, यानी कितने दिन संसद चली तो उसी की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। और फ्रेंड्स अब हम चर्चा करेंगे स्थगन की, यानी जो हमारी संसद होती है, कोई भी हमारा संसद का जो सदन है उसकी जो बैठक हम कैसे स्थगित करते हैं। तो कह रहा है संसद के एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती है। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक 11 से 1 और दोपहर की 2 से 6। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि जो संसद के सदन में जो बैठकें होती है वो कैसे चलती है। एक तो बैठक होती है 11 से 6। ठीक है, फिर उसके बाद बैठक होती है 2 से 6। ठीक है, आगे करें संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यानी मित्रों इन सभी की जो है हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि इसका मतलब क्या है स्थगन का या अनिश्चित काल के लिए स्थगन का या सत्रावसान का। तो ये कह रहे हैं कि इसके माध्यम से जो है हम क्या करते हैं कि सदन को हम जो समाप्त कर देते हैं। स्थगन के द्वारा बैठक के कार्यों को कुछ निश्चित समय जो कुछ घंटे दिन या समाप्त हो सकता है के लिए निलंबित किया जा सकता है। यानी मित्रों जब भी हम संसद के सत्रों की जो है हम स्थगित कर देते हैं, हम सत्रावसान कर देते हैं, तो जो भी कुछ काम होते हैं ना उनको जो है हम कुछ समय के लिए निलंबित कर देते हैं। ये कहना यहाँ पे चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब अगर मैं आपसे जो है डिटेल से यहाँ पे चर्चा कर दूँ, ठीक है, स्थगन के बारे में और सत्रावसान के बारे में अंतर में, तो देखिए ये अंतर की बात कर रहा है। तो क्या कर रहा है ये कह रहा है स्थगन की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है ना कि सत्र को। यानी मित्रों सत्र तो होता है बहुत दिन चलता है और बैठक कहाँ चलती है, एक दिन चलती है। बैठक तो एक दिन चलेगी, फिर दूसरे दिन बैठक चलेगी, तीसरे दिन बैठक चलेगी। ठीक है, तो जो स्थगन होता है ना वो स्थगन हम बैठक का करते हैं ना कि हम सत्र का करते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं आप जो है अगर इसको आसान भाषा में समझ रहे हैं तो। ठीक है, हम स्थगन जो करते हैं वो बैठक का करते हैं, हम ना कि सेशन का ही जो है स्थगन नहीं करते। ठीक है, और सत्रावसान जो करते हैं वो हम करते हैं किसी सत्र का, यानी हमने सत्र का ही सत्रावसान कर दिया। यानी जितने भी दिन संसद चली उसको जो है हम अब लास्ट दिन आकर के हमने जो उस सत्र का सत्रावसान कर दिया, यानी अब अगले दिन से बैठक नहीं होगी। ठीक है, अब तो भैया अगला ही सत्र शुरू होगा, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो सकता है शुरू, या बजट का सत्र, या मानसून का सत्र। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जब भी कोई सत्र, मान लीजिए सत्र चला, आप ऐसा समझो मान लीजिए कि मानसून सत्र चला। ठीक है, अब मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक चला और सितंबर के अंत जब भी सितंबर के अंत के दिन यानी सितंबर के लास्ट दिन जब भी हमारा अंतिम दिन था तो उस दिन हमने ये कह दिया कि अब जो है हम संसद के सत्र का सत्रावसान करते हैं। तो फिर उसके बाद जो है बैठक जो है दूसरे दिन से शुरू नहीं होती है। आप इस बात को समझ लीजिए। आगे कह रहा है स्थगन में फिर कह रहा है कि यह सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं। यानी स्थगन मतलब जो बैठक स्थगित की जाती है वो कौन करता है, सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। यानी सदन में जो भी अध्यक्ष होता है
चाहे राज्यसभा में सभापति हो या उपसभापति या जो लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है। और सत्रावसान ये कह रहे हैं कि सत्रावसान कौन करते हैं, कि तो सत्रावसान करते हैं भारत के राष्ट्रपति। आगे कहते हैं यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता क्योंकि वही काम दोबारा होने वाली बैठक में लाया जा सकता है, और यह किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, ये कह रहा है कि जब भी हम जो सदन की बैठक स्थगित करते थे तो जो भी हम उस सदन में मान लिए उस दिन हम कोई बिल ला रहे थे, तो वो जो बिल हम लाते हैं या कोई भी काम हम जो लाते हैं उसको जो है अगले दिन की जो बैठक होगी या कुछ समय बाद जो बैठक होती है, यानी कभी कभी बार जो है कुछ समय यानी 1-2 घंटे के लिए बैठक स्थगित कर दी जाती है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लो उस दिन बैठक में जिस दिन बिल कोई लाया जा रहा था, कोई काम हम ला रहे थे, कोई कार्य हम कर रहे थे, तो अगर हमने बैठक को स्थगित कर दिया तो वो काम जो है फिर अगली बैठक में शुरू होगा। और ये कह रहे हैं सत्रावसान में भी कोई काम जो है विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं डलता, लेकिन जब भी अगला सत्र शुरू होगा तो हम जो है हमें कोई भी बिल लाना है, तो हमें कोई भी काम करना है तो पहले हमको उसको नोटिस देना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको बताया कि संसद का जो हमारे संसद के जो सत्र होते हैं या संसद का सत्रावसान कैसे किया जाता है, तो इन सभी के बारे में मैंने आपको जो है चर्चा की। आगे हम बात करेंगे अनिश्चित काल के लिए स्थगन, यानी जो संसद का सत्र होता है तो उसको जो है अनिश्चित काल के लिए हम स्थगित कैसे करते हैं, तो उसी की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। कह रहा है अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अभिप्राय है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना। दूसरे शब्दों में जब सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाए कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, तो मित्रों इसे अनिश्चित काल के लिए हम स्थगन कहते हैं। यानी मित्रों वही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो अनिश्चित काल के लिए स्थगन की बात कर रहा है क्या, कि मान लो कोई किसी दिन बैठक की जा रही थी और बैठक पूरी हुई और उसके बाद जो है अब सभापति ने यह कह दिया कि आज से सदन का जो है सत्र जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। तो मित्रों आप इस बात को ये ध्यान रख लीजिएगा कि आप सदन के किसी भी सदस्य को ये पता नहीं है कि अगली बैठक कब होगी, यानी कब अगली बैठक शुरू होगी या कब जो है अगली कार्रवाई शुरू होगी, तो फिर इस बात की जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं होती। यानी अनिश्चित काल का मतलब जो है पता नहीं कितने समय के बाद हम जो है बैठक शुरू करेंगे, ठीक है। और इसको हम कहते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति अध्यक्ष या सभापति को होती है, ठीक है। वही बात मैंने अभी आपको बताई। आगे हम बात करें सत्रावसान के बारे में। कह रहा है पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। इसके कुछ दिनों में राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है, जो पहले भी मैंने आपसे चर्चा की, सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है किसके द्वारा, सभापति के द्वारा यानी पीठासीन अधिकारी के द्वारा, और सत्रावसान किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये कह रहा है सत्रावसान जो करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और ये भी कह रहे हैं कि क्या होता है कि जो पीठासीन अधिकारी होता है किसी भी सदन का, वो क्या करता है, पहले तो सदन को जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है, ठीक है। और स्थगित करने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद राष्ट्रपति फिर क्या करते हैं, सदन को जो है यानी सदन का जो सत्र है उसको सत्रावसान कर देते हैं। एक अधिसूचना यानी एक नोटिफिकेशन आता है और उसके माध्यम से वो सदन को जो है सत्रावसान कर देते हैं। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स विघटन के बारे में। यानी अब यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्यसभा या लोकसभा का विघटन कैसे होगा, यानी वो बिखरेगी कैसे या भंग कैसे होगी, तो उसी के बारे में चर्चा की जाएगी। कह रहा है एक स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा विघटन नहीं की जा सकती, सिर्फ लोकसभा का ही विघटन होता है। यानी मित्रों मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी लोकसभा का, जब मैंने चैप्टर लिया, और राज्यसभा का तो मैंने बताया था कि राज्यसभा जो है एक विघटित यानी कभी भी ये जो है टूटती नहीं है, कभी भी टूटने वाली ये संस्था नहीं है, ठीक है। और ये जो है अधिकतर यानी प्रत्येक जो सदस्य होते हैं इसके, वो यानी 1/3 जो सदस्य होते हैं इसके, वो प्रत्येक 2 साल में जो सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है सिर्फ लोकसभा का ही विघटन हम करते हैं। यानी आपने कभी ऐसा नहीं सुना कि जो है राज्यसभा भंग हो गई, कभी भी आपने सुना होगा तो आपने यही सुना कि लोकसभा जो है भंग हो गई। और आगे कह रहे हैं सत्रावसान के विपरीत विघटन विद्यमान सभा के जीवन काल को समाप्त कर देता है और उसका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। यानी मित्रों ये कह रहा है जब भी किसी सदन का यानी किसी सदन का क्या लोकसभा का ही विघटन होता है, तो ये कह रहा है कि अगर मान लो लोकसभा का हम अगर विघटन कर देते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि अब लोकसभा जब ही चुनी जाएगी जब भैया नया चुनाव होगा, और नया चुनाव होने के बाद लोकसभा का गठन होगा, ठीक है। आगे करें लोकसभा को हम 2 कारणों से जो है विघटित कर सकते हैं। कौन कौन से, स्वयं विघटित, जब उसके 5 साल का काम पूरा हो जाए, ठीक है। अगर मान लो कि सरकार गठित हुई थी और 5 साल उसने पूरे कर लिए, तो 5 साल के बाद तो भैया नया चुनाव होगा, तो फिर तो लोकसभा जो है विघटित करनी पड़ेगी ही ना, नया चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में एक तो जो है विघटित की जा सकती है। और ये कह रहा है कि अगर मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो फिर जो है भैया उस समय हम जो है उसका काम यानी उसका जो कार्यकाल है, उसकी समय अवधि काम करने की, वो हम बढ़ा देते हैं,
ये बात मैंने आपको राष्ट्रीय आपातकाल के लेक्चर में बताई थी, ठीक है। और जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय, यानी राष्ट्रपति ने क्या किया कि सदन को विघटित कर दिया, तो दो परिस्थितियों में ही हम जो है सदन को विघटित कर सकते हैं, जिसे लेने के लिए प्राधिकृत है और अपनी सामान्य कालावधि से पूर्व सदन का विघटन अपरिवर्तित विघटन है। यानी मान लीजिए किसी लोकसभा ने क्या किया कि जो है समय से पहले, यानी अपना काम पूरा, कार्यकाल पूरा ही नहीं किया था, लेकिन जल्दी से चुनाव करवाने के लिए उसने क्या कर दिया, जो है लोकसभा को विघटित कर दिया। तो ये जो विघटन होता है ना, वो जो है एक अपरिवर्तनीय विघटन है, यानी समय से पहले किया गया ये विघटन है। और आगे कह रहा है, जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे काम जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प नोटिस, याचिका और याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी होता है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि जब मान लो लोकसभा जो है भंग हो जाती है, लोकसभा विघटित हो जाती है ना, तो जितने भी उसमें जो है जितने भी हमने उसमें कोई बिल लाए थे या प्रस्ताव लाए थे या कोई भी हमने याचिका लाई थी, तो वो सभी जो है समाप्त हो जाती है। और जब भी नई लोकसभा जो है गठित होगी, यानी जब भी नया चुनाव होगा और फिर लोकसभा सदस्य मिलकर के लोकसभा को गठित करेंगे, तो उस नई लोकसभा में हमें जो है सभी विधेयक जो भी हम पहले ला रहे थे उन सभी को जो है वापस लाना हमें होता है। यद्यपि जिन लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के द्वारा की जानी होती है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते। समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध में निम्न स्थिति होती है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लंबित विधेयक होते हैं ना, जो विधेयक आए थे और वो लंबित पड़े हैं संसद में, सत्र में, ठीक है, तो वो जो विधेयक होते हैं और जिनकी जांच जो आश्वासनों जो यानी कि लंबित आश्वासनों संबंधी एक समिति होती है, यानी सरकारी आश्वासनों संबंधी एक समिति होती है, ठीक है, वो क्या जांच करती है, उन विधेयकों को जांच करती है। अगर मान लो वो विधेयक उसके माध्यम से जांच किए जा रहे हैं तो वो विधेयक फिर समाप्त नहीं होते। और आगे कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जो लोकसभा अगर भंग हो जाए तो उस परिस्थिति में समाप्त हो जाते हैं। तो कह रहा है, पहली बता रहा है विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में है, ठीक है, चाहे लोकसभा में रखे गए हों या फिर राज्यसभा के द्वारा हस्तांतरित किए गए। यानी मित्रों कोई विचाराधीन विधेयक था, ठीक है, क्या विचाराधीन का मतलब कोई बिल आया ही था और उस पर विचार किया जा रहा था, उसी समय जो लोकसभा भंग हो गई, तो अब क्या होगा कि वो बिल भी समाप्त हो जाएगा। आगे कह रहा है लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। यानी मित्रों मान लीजिए कोई विधेयक लाया और लोकसभा ने उसको पारित कर दिया और वो बिल पहुंचा कहाँ, राज्यसभा में, ठीक है, और उसी समय लोकसभा विघटित हो गई, तो अब क्या होगा, वो बिल भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और नई जब लोकसभा गठित होगी तो उसके माध्यम से वो बिल फिर वापस हम उस सदन में, लोकसभा में ला सकते हैं। आगे कह रहा है ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पहले दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त नहीं होता है। मित्रों कौन सा ऐसा विधेयक है जो लोकसभा गठित जो है विघटित हो जाए, यानी लोकसभा भंग हो जाए, तो उस परिस्थिति में वो ऐसा विधेयक कौन सा होगा जो समाप्त नहीं होगा। तो उसी की बात यहाँ कह रहा है कि मान लो कोई विधेयक था, ठीक है, और विधेयक पर जो है असहमति थी, यानी दोनों सदन जो है सहमत नहीं थे, ठीक है, एक सदन मान लो सहमत हो गया, दूसरा जो है असहमत था, और उसको पास कराने के लिए हमने एक संसद की संयुक्त बैठक बुलाई थी, ठीक है, राष्ट्रपति ने बुलाई थी, ठीक है। अब मान लो कि राष्ट्रपति ने वो बैठक बुलाई और उसी समय क्या हुआ कि जो है लोकसभा विघटित हो गई, और तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि जो बिल था ना वो बिल जो है समाप्त नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त बैठक हमने बुलाई हुई है पहले से और हम उस पर जो है विचार करना चाहते थे। आगे कह रहा है ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा के द्वारा पारित न हो, समाप्त नहीं होता है। यानी मित्रों कोई ऐसा विधेयक था जो राज्यसभा लेकर के आ रही थी, ठीक है, और राज्यसभा में वो बिल लाया जा रहा था, उस पर विचार किया जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, उस समय लोकसभा विघटित हो गई, तो वो विधेयक होगा ना, तो वो विधेयक तो समाप्त नहीं होगा। अगर मान लो ये परिस्थिति उल्टी होती है, यानी लोकसभा में लोकसभा में लाया जाता है बिल, तो ये बिल समाप्त हो जाता है, लेकिन राज्यसभा ला रही है बिल, लोकसभा में तो अभी तक आया ही नहीं है, तो लोकसभा को चाहे विघटित क्यों नहीं हो जाए, उससे राज्यसभा के विधेयक पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता। आगे कह रहा है ऐसा विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता है। मित्रों दोनों सदनों ने किसी बिल को पास कर दिया और वो बिल पहुंचा राष्ट्रपति के पास अपने जो है सहमति देने के लिए, और उसी समय क्या हुआ, लोकसभा जो है भंग हो गई, तो वो बिल जो है फिर समाप्त नहीं होता, ठीक है, वो बिल समाप्त नहीं होगा, उस पर जो राष्ट्रपति अपनी सहमति अगर दे देगा ना, तो वो बिल फिर कानून बन जाएगा। आगे कह रहा है ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों के द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, समाप्त नहीं होता है। मित्रों कोई बिल था, दोनों सदनों ने पारित कर दिया, लोकसभा भंग हो गई, ठीक है, और राष्ट्रपति ने उस समय क्या किया था कि उस बिल को पहुंचा दिया, वापस लौटा दिया था पुनर्विचार करने के लिए, तो वो बिल जो होगा ना, वो बिल फिर समाप्त नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपसे चर्चा की कि कौन कौन से ऐसे बिल हैं और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि उन परिस्थितियों में कोई बिल जो है समाप्त हो जाता है और कोई बिल जो है समाप्त नहीं होता है, ठीक है। इन सभी के बारे में मैंने आपसे विस्तृत चर्चा की। अब हम बात कर रहे हैं गणपूर्ति या कोरम के बारे में, यानी पहले भी मैंने आपसे जो है एक संक्षेप में बताया था पिछले लेक्चर्स में कि गणपूर्ति की क्या होती है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे।
कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का काम संपादित होता है। प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। यानी मित्रों, गणपूर्ति या कोरम का मतलब इतना सा होता है कि कितने सदस्य में जो है चाहिए, यानी न्यूनतम सदस्य में कितने चाहिए ताकि हम जो है किसी सदन की बैठक शुरू कर सके, यानी सदन में कार्रवाई या सदन में काम शुरू कर सकें। तो ये कह रहा है जो भी सदन होगा ना, जिस सदन में जितनी भी सीटें हैं उस सदन का आप जो है भैया 10% सीटें ले लो, यानी 10% उस सदन के सदस्य होने चाहिए किसी भी काम या किसी भी कार्रवाई शुरू करने के लिए। यानी लोकसभा में आप ऐसा समझ लो कि 545 का आप 10% निकाल लीजिए, 55 सीटें वहाँ होनी चाहिए, जिसमें पीठासीन अधिकारी भी शामिल होगा। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो उस सदन की अध्यक्षता करता है ना, वो भी हम उसमें गिनते हैं। यानी आप ऐसा समझ लो कि 54 तो सदस्य हो गए और एक पीठासीन अधिकारी, ठीक है। और अगर राज्यसभा में बात करेंगे तो 25 सदस्य होने चाहिए, 24 तो सदस्य और एक जो है पीठासीन अधिकारी हो गया, ठीक है, ठीक है। कह रहा है 55 सदस्य राज्यसभा में और 25 सदस्य जो है 55 सदस्य लोकसभा में होने चाहिए और 25 राज्यसभा में। यदि सदन के संचालन के काम कोरम पूरा नहीं होता तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह सदन को स्थगित कर दे, गणपूर्ति तक कोई काम न संपन्न न करे। यानी मित्रों, अगर मान लो कोरम पूरा नहीं हुआ, यानी जितने सदस्य हमें चाहिए थे बैठक शुरू करने के लिए, अगर जितने उतने सदस्य हमारे पास नहीं है तो फिर सदन का जो अध्यक्ष या सभापति होगा वो क्या करेगा, उस दिन की कार्रवाई को स्थगित कर देगा, ठीक है, जब तक कि जितने सदस्य हमें चाहिए थे उतने सदस्य उस सदन में उपस्थित न हो। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे, एक संक्षेप में बता रहा हूँ कि सदन में मतदान होता है ना, कई बार आपने देखा होगा जब जो है राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी का जो प्रसारण हम देखते हैं, जो संसद की कार्रवाई हम देखते हैं, तो बिल पास करते हुए तब कभी आपने देखा होगा कि जो है अध्यक्ष जब होता है या सभापति जब होते हैं तो वो जो बिल पास करते हैं ना, तो वो कुछ शब्द बोलते हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कह रहा है सदन का पीठासीन अधिकारी अपने पहले प्रयास में मत नहीं देता, लेकिन मत बराबर होने की दिशा में मत देता है। मित्रों, मैंने पहले भी आपको बताया था और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर मत बराबर हो जाए, यानी किसी बिल के पक्ष में या विपक्ष में बराबर वोट पड़ जाए, उस परिस्थिति में वो बिल पास कैसे होगा। तो उस परिस्थिति में हमने अधिकार दिया सदन के पीठासीन अधिकारियों को कि वो उस परिस्थिति में एक डिसीजन यानी एक जो है निर्णायक मत देगा, और जिस भी पक्ष में वो मत दे दिया, यानी विपक्ष के पक्ष में मत दे दिया तो वो बिल पास नहीं होगा, और पक्ष में दे दिया तो बिल पास हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि जब हम बिल पास करते हैं तो क्या क्या बोला जाता है। तो कह रहा है चर्चा के अंत में लोकसभा अध्यक्ष प्रश्न पूछकर प्रस्ताव के बारे में सदस्यों की राय जो है जानते हैं। प्रस्ताव के पक्ष में जो होते हैं उनसे ऐ बुलाते हैं, और जो विरोध में होते हैं उनको नो बोलते हैं। यानी मित्रों, जो व्यक्ति किसी भी बिल के पक्ष में होता है वो क्या बोलता है, ऐ बोलता है, यानी कि ऐ, ठीक है। और जो विरोध में होता है वो नो बोलता है। बस इतनी सी बात यहाँ पे समझ लीजिए। बाकी जो है यहाँ पे तो आगे तो है बहुत जटिल दी जाती है, यानी जो है इतना काम की भी नहीं है कि क्या क्या बोला जाता है, ये तो एक सामान्य जो है बात है। आगे फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे भाषा की, यानी संसद में जो काम होता है ना वो कौन सी भाषा में किया जाता है और कैसे कैसे जो है कौन कौन सी भाषा में हम काम कर सकते हैं। कह रहा है संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की काम की भाषा घोषित की है। हालांकि पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार है, यानी पीठासीन अधिकारी किसी व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। यानी मित्रों, ये कह रहा है संविधान ने, यानी संविधान के द्वारा हमने क्या कहा है कि संविधान ने ये कहा कि आप भैया संसद की जो काम होगा ना वो आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर सकते हो, ठीक है। और पीठासीन अधिकारी जो होगा वो किसी भी व्यक्ति को अपनी मातृभाषा, यानी अगर मान लो कोई मराठी व्यक्ति है या कोई गुजराती व्यक्ति है जो सदन में है, तो वो अपनी मातृभाषा यानी गुजराती में भी जो है भाषण दे सकता है या वो मराठी में भी भाषण दे सकता है। आगे कह रहे हैं दोनों ही सदनों में समानांतर रूप से अनुवाद की व्यवस्था है। यानी मित्रों, अगर मान लो वो गुजराती या मराठी में भाषण दे रहा है और मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको गुजराती या मराठी नहीं आ रही है, तो वो जो है क्या होता है कि उस परिस्थिति में जो है हमने ट्रांसलेटर बिठाया हुआ है, ठीक है, संसद के सदनों में। तो वो क्या करते हैं, उस जो बोलते हैं सदन उसको जो वो तुरंत ट्रांसलेट कर देते हैं, और फिर सभी जो सदन के व्यक्ति होते हैं, सदन के जो सदस्य होते हैं, वो उस बात को समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है। आगे कह रहा है तथापि यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने की तिथि के 15 वर्षों के बाद हम जो है अंग्रेजी को समाप्त कर देंगे, लेकिन वैसे राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है। यानी मित्रों, जब संविधान हमारा लागू हुआ था ना, तो हमने ये कहा था कि संविधान के लागू होने के बाद 15 वर्षों के बाद, यानी 1950 से लेकर के 1965, यानी सब जब हमारे 1965 हो जाए, यानी 1965 के बाद हम जो है अंग्रेजी को समाप्त कर देंगे संसद की भाषा के रूप में। संसद में हम जो है अंग्रेजी भाषा को यूज नहीं करेंगे। लेकिन फिर जो है आगे क्या होता है कि राजभाषा अधिनियम लेकर के आई थी संसद, और उसके माध्यम से जो है संसद ने क्या किया कि अंग्रेजी को जो है संसद की भाषा भी बरकरार रखा, किसके साथ, हिंदी के साथ भी उसकी भाषा को बरकरार रखा, ठीक है।
अब हम बात कर रहे हैं मंत्री और जो महान्यायवादी होता है, यानी जो मंत्री होता है और एक महान्यायवादी जो अनुच्छेद 76 के तहत हम नियुक्त करते हैं, तो उनके जो कौन कौन से अधिकार होते हैं उनसे की भी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। सदन का सदस्य होने के अलावा प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को इस बात का अधिकार है वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है। यानी मित्रों, कोई भी मंत्री हो या महान्यायवादी हो, दोनों को हम जो है ये अधिकार देते हैं कि चाहे कोई सा भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, उन दोनों में जाकर के वो सदस्य जो है उसकी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ठीक है, सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बोल सकता है, ठीक है, भाग ले सकता है, और सदन की किसी समिति में भी भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता। यानी मित्रों, आप इस बात को याद रखना। एक मान लो ऐसा, आप जो है एक उदाहरण से समझिए, मान लो कि भारत के जो गृह मंत्री है, ठीक है, आप गृह मंत्री है और एक महान्यायवादी, दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, गृह मंत्री और महान्यायवादी, ठीक है, गृह मंत्री लोकसभा का सदस्य है। ठीक है, अब वो लोकसभा का सदस्य तो है, लेकिन वो जाएगा कहाँ पे? मान लीजिए कि राज्यसभा में जा रहा है और राज्यसभा में वो जाकर के बोल सकता है। आप इस बात को याद रखना, वो वहाँ पे जो है बैठ सकता है, बोल सकता है, कार्रवाई में भाग भी ले सकता है। सदनों की दोनों सदनों की अगर कोई संयुक्त बैठक होगी तो उसमें भी वो भाग ले सकता है। आप इस बात को याद रखना। लेकिन मित्रों, वो जिस सदन में ही मत देगा जिस सदन का वो सदस्य है, यानी लोकसभा का, यानी गृह मंत्री लोकसभा का अगर सदस्य है, यानी कि जो गृह मंत्री है, यानी जिस गृह मंत्री को हमने बनाया, जो है मान लो कि हमने जो है राज्यसभा के अगर सदस्य को गृह मंत्री बनाया है, तो वो राज्यसभा में ही वोटिंग दे सकता है, वो लोकसभा में वोटिंग नहीं कर सकता। इसी प्रकार से ये कह रहा है जो महान्यायवादी होता है वो तो भैया दोनों सदनों में जाकर के बोल सकता है, ठीक है, और दोनों सदनों में बोलने के साथ साथ वो जो है सदनों की बैठक में भाग लेगा, लेकिन वो जो है किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, आप इस बात को याद रखना, महान्यायवादी किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता, और जो मंत्री होता है वो जो है जिस सदन का सदस्य है उसी सदन में मत देगा, यानी जिस सदन में वो वोट देगा, अन्य किसी सदन में वोट नहीं दे सकता। एक मंत्री उस सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। यानी मैंने अभी आपको बता दिया विस्तृत रूप से। आगे रहा है, मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। मैंने मित्रों आपको जो है एक जो है सरल भाषा में भी और एग्जाम्पल से मैंने आपको विस्तृत रूप में बताया है। ठीक है, आगे कह रहा है एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। यहाँ ये ध्यान देने बात है, एक मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। यानी फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है कि एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है ना, वो भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। और आगे कह रहा है कि कोई भी जो मंत्री है इसको जो है, यानी कोई भी व्यक्ति 6 माह तक किसी भी सदन की सदस्यता के लिए बिना मंत्री रह सकता है। आगे कह रहा है लेम डक सत्र की हम बात करेंगे। यानी लेम डक सत्र क्या होता है? तो कह रहा है कि यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। यानी मित्रों, ऐसा समझो कि मान लीजिए लोकसभा भंग हो गई, ठीक है, अब जो नई लोकसभा गठित होगी ना, तो नई लोकसभा के गठित होने से पहले जो पुरानी लोकसभा चल रही थी, यानी जो लोकसभा भंग हुई थी, ठीक है, तो उस लोकसभा का जो अंतिम सत्र था वही लैम डक सत्र कहलाता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा में नहीं चुन पाते लैम डक कहलाते हैं। यानी मित्रों, जो सदस्य पुरानी लोकसभा सदस्य, यानी जो पुराने लोकसभा सदस्य थे और जो पुरानी लोकसभा में शामिल थे, अगर मान लीजिए दोबारा चुनाव हुआ और नई लोकसभा में वो जो है नहीं चुने जा सके, यानी वो चुनाव लड़े और नई लोकसभा चुनाव वो हार गए, तो जो व्यक्ति अब क्या कहलाएंगे? वो लेम डक व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की गणपूर्ति के बारे में, संसद की भाषा के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे जो है बिल होते हैं कि अगर लोकसभा भंग हो जाए तो वो समाप्त होते हैं, नहीं होते हैं। इन सभी के बारे में आज हमने जो है डिटेल से यहाँ पे डिस्कशन किया। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम जो है स्टार्ट करेंगे संसदीय कार्रवाई के साधन। यानी मित्रों, कौन कौन से ऐसे जो है, यानी कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से जो है कोई कानून बनता है, या कोई बिल अगर लाया जाता है तो वो कैसे कानून बनता है, इस सभी के बारे में मैं आपको जो है विस्तृत रूप से बताऊंगा। इसके अलावा संसद की जो कार्रवाई होती है वह कैसे चलती है, यानी प्रश्नकाल, शून्यकाल और जो है प्रस्ताव होते हैं, इन सभी के बारे में आपको जो है आपने जो है कभी सुना होगा, इन सभी के बारे में हम जो है डिटेल से अगले जो है लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और फ्रेंड्स, जो है सभी लेक्चर्स को आप जो है बार बार रिविजन करते रहिए। जब भी हमारा संस्कृत का टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं विस्तृत रूप से जो है और हाई लेवल के जो है क्वेश्चन आपके समक्ष सभा पटल पर उपस्थित रखूंगा। तो फ्रेंड्स, आज अब हम मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।